हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ में। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आज की क्लास में आप लोग बने रहिएगा, टोटल प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, या ऑप्शन डी है अलग अलग बैतरणी। इनमें से किस रचना का संबंध जो है काशी से नहीं है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलग अलग बैतरणी। अलग अलग बैतरणी जो है डॉक्टर शिव प्रसाद का आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, डॉक्टर शिव प्रसाद का जो है, शिव प्रसाद सिंह का, ठीक है, आंचलिक उपन्यास है अलग अलग बैतरणी, जिसका संबंध जो है काशी से नहीं है तो किससे है? यह जो है पूर्वांचल के गांवों पर आधारित है। ठीक है, अलग अलग बैतरणी जो रचना है, उपन्यास है, यह जो है पूर्वांचल के गांवों पर आधारित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, बाकी तीनों रचनाओं का जो संबंध है वो काशी से है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहिन, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए आप सभी। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेताजी कहिन। ठीक है, नेताजी कहिन जो रचना है वो है मनोहर श्याम जोशी, है ना, मनोहर श्याम जोशी का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी, ये सभी जो है व्यंग रचना है जो है हरिशंकर परसाई जी की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का जो है प्रकाशन कब हुआ? 1826 में, 1829 में, 1834 में, 1844 में। राइट आंसर क्या होगा? बंगदूत जो पत्रिका है, ध्यान रखेंगे आप लोग, साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, बंगदूत जो है साप्ताहिक पत्रिका है। और कहाँ से निकलती थी यह पत्रिका? कोलकाता से। कोलकाता से जो है यह पत्रिका निकलती है। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ था इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस पत्रिका के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आप सभी को बताना है आकाश का पर्यायवाची शब्द। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हैं। ठीक है, यानी नभ भी है और शून्य भी है। ठीक है, नभ और शून्य दोनों जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं बोलने जा रही थी हमारे हिसाब से है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, रामकुमार वर्मा हैं, या सेठ गोविंदास हैं। ये प्रश्न जो मैं आप लोगों को आज करा रही हूँ, ये मैंने किसी प्रैक्टिस सेट से लिया है। ठीक है, एक आधी प्रश्न जो है मैंने इसमें मेंशन किया है, बाकी प्रैक्टिस सेट से मैंने लिया है। तो क्वेश्चन मुझे ठीक लगे, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो उन प्रश्नों को जो है मैंने कन्वर्ट कर लिया, ले लिया। ठीक है, तो बाकी जो मैं अपने खुद से जो मैं क्वेश्चन बनाती हूँ ना, उस पर मेरा जो 100% कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, और जो मैं प्रैक्टिस सेट पे मुझे भरोसा ही नहीं होता। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब प्रैक्टिस सेट का जो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, दिन में मैं 24 घंटे में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व करती ही करती हूँ भाई, क्योंकि मुझे भी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब तो मुझे चाहिए ही चाहिए 100% इस बार, है ना। तो उसी कोशिश में लगी हूँ, बाकी भगवान की मर्जी है, देखिए क्या होता क्या है।
तो कहने का मतलब यही है कि मैं जब खुद से क्वेश्चन बना के जब मैं प्रैक्टिस सेट कराती हूँ आप लोगों को, तो उसमें मुझे 100% विश्वास होता है। और जब मैं प्रैक्टिस से कराती हूँ तो मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए मैं उसको सर्च करती हूँ पहले सही है कि नहीं, तब जाके मैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, तो वही सोचने में थोड़ा सा बोलना है कुछ और निकल जाता है कभी कभी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा है। राइट आंसर रामकुमार वर्मा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह, ठीक है, कुआनो नदी जो है कविता संग्रह है। ठीक है, सिर्फ कविता नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कुआनो नदी कविता संग्रह है, किस कवि का है? त्रिलोचन शास्त्री का है, भारत भूषण अग्रवाल का है, अज्ञे का है, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है? कुआनो नदी जो कविता संग्रह है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। इनकी और कविताएं जो हैं काठ की घंटियां, है ना, काठ की घंटियां। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद है बांस का पुल, बांस का पुल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, पुल है। ठीक है, एक और इनकी रचना है एक सूनी नाव। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे गर्म हवाएं भी इनकी कविता है। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग। राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, मैं बोल भी रही हूँ, लिख लेंगे। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछी जाती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आप सभी को बताना है कि ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्री के। ठीक है, इतने शब्द जो हैं सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं वो किसके हैं? तो स्त्री के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? गोरखनाथ हैं, जलंधर नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं, या गोपीचंद हैं? कौल नाथ निर्णय। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, कौल नाथ निर्णय जो रचना है इसका संपादक अगर पूछा जाए, ठीक है, संपादक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्रबोध चंद बागची। नाम आप लोग भली बात परिचित हैं इस नाम से, प्रबोध चंद बागची। ठीक है, रचनाकार कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ। इनकी और रचनाएं, इनका वास्तविक नाम बताएंगे। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ का अगर वास्तविक नाम पूछे तो विष्णु शर्मा। ठीक है, 3 नाम है इनके, तीनों आप ध्यान रखेंगे। विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम है। ठीक है, वास्तविक नाम समझ जाइएगा आप लोग, वास्तविक नाम। अगर पूजा का नाम पूछा जाए, पूजा नाम इनका पूजा नाम पूछा जाए तो श्री पिपलीश देव। ठीक है, श्री पिपलीश देव। ओके, और अगर गुप्त नाम पूछा जाए, ठीक है, गुप्त नाम पूछा जाए इनका तो भैरवनाथ। ठीक है, सॉरी भैरवानंद, ये तीनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अगर मैं जल्दी कर रही हूँ लिखने में या पढ़ाने में तो आप लोग वीडियो को रोक करके जो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कुटिल शब्द का विलोम बताना है आप सभी को। कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा?
कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा? तो सरल हो जाएगा, है ना, सरल हो जाएगा कुटिल का विलोम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार नाथूराम शर्मा हैं, देवीदत्त शुक्ल हैं, श्रीधर पाठक हैं, या इनमें से कोई नहीं? जगत सच्चाई सार के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जगत सच्चाई सार जो है किसका है? तो श्रीधर पाठक का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीधर पाठक की और रचनाएं जो है एकांतवासी योगी है ना, उजड़ ग्राम भी है, ऋतु संहार भी है, श्रांत पथिक भी है इनकी रचना। ठीक है, ये सभी जो है मौलिक रचनाएं हैं। ठीक है, सॉरी, ये सभी रचनाएं इनकी हैं और मौलिक रचनाएं जो है इसको माना जाता है, जगत सच्चाई सार को, ये इनकी मौलिक रचना है। ठीक है, और रचनाएं कश्मीर सुषमा भी है, भारत गीत भी है। ठीक है ना, ये सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते रहिए, बार बार आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस देते रहिए, तभी याद रहेगा। ठीक है, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? आप सभी को पता है देहाती दुनिया किसकी रचना है। इनको जो है, जिनकी यह रचना है उनको जो है भाषा के जादूगर भी कहा जाता है, यानी भाषा का जादूगर भी उनको कहा जाता है। तो वो हो जाएंगे शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचना है देहाती दुनिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, या कविता के नए प्रतिमान। राइट आंसर क्या होगा? कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ के लेखक जो है नामवर सिंह हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है रामविलास शर्मा का ग्रंथ नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो हैं नामवर सिंह हैं। ठीक है, नामवर सिंह की और रचनाएं जो है छायावाद, याद आप लोग रखेंगे, छायावाद नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, और कहानी और नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, ये सभी रचनाएं नामवर सिंह की हैं। आगे बढ़ेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा दिनकर। बहुत ही फेमस है ना, बहुत ही प्रचलित रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत बड़ा है निबंध। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय जो है दिनकर की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकी एक और रचना है शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, जो दिनकर की प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, शुद्ध कविता की खोज और संस्कृति के 4 अध्याय, ये दोनों रचनाएं इनकी गद्य रचनाएं हैं, बहुत ही प्रचलित और चर्चित रचनाएं हैं। आगे देखेंगे, ग्राह्य शब्द का विलोमार्थ शब्द क्या होगा? ग्राह्य शब्द का जो है विलोम क्या होगा? ग्राह्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना, ग्रहण करना। ठीक है ना, यही अर्थ हुआ, ग्रहण करना। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? त्याज्य का क्या अर्थ होता है? त्याज्य का त्याग करना। ठीक है, त्याग करना। और अग्राह्य का अर्थ हो जाएगा न ग्रहण करने योग्य, न ग्रहण करने योग्य। अब आप लोग देख लीजिए विलोम क्या होगा। ठीक है, ए और सी, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी दोनों होगा तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, बी और सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ग्राह्य का अर्थ हो जाएगा ग्रहण करना। ठीक है, और त्याज्य का अर्थ हो जाएगा त्याग करना, और आग्रह का होगा न ग्रहण करने योग्य।
ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर दोनों हो जाएगा, बी और सी। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? इंदुमती कहानी के लेखक हो जाएंगे किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मगध। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता संग्रह किसका है? श्रीकांत वर्मा जी का है। ठीक है, श्रीकांत वर्मा का है मगध कविता संग्रह। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शब्द देवनार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। यानी जो शब्द दिए गए हैं देनदार और लेनदार, इनमें जो है कृत प्रत्यय बताना है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा? धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना, कृत प्रत्यय जो है धातु में जोड़े जाते हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दार। ठीक है, बिल्कुल आसान है, लेनदार देनदार, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या होगा? ध्रुव चरित किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास की। ठीक है, नरोत्तम दास की रचना है ध्रुव चरित। इनकी एक और रचना है विचारमाला। ठीक है, ध्रुव चरित व विचारमाला। ओके, और ये पूछा जाए कि किस भाषा में लिखा गया है ध्रुव चरित और विचारमाला, तो ब्रज भाषा में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी, यहाँ से देखिए। ठीक है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़िए, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि कहा जाता है कि नाथपंथी कवि या भक्त कवि या संत कवि? राइट आंसर क्या होगा? तो फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संत कवि। आगे बढ़ेंगे। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास को कहा जाता है, तो केशवदास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रिवीजन कर लीजिए आप लोग, है ना, अच्छे से। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी क्वेश्चन जो मैं अभी करा रही हूँ इनमें से आपका कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। ठीक है, लेकिन बस रिवीजन के लिए मैं ये करा रही हूँ। अभी मैं प्रश्नों को बना रही हूँ बुक से, मूल पुस्तक से। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की बुक से, तो वो वन लाइनर मैं कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, यानी किसका नाम है सैयद इब्राहिम? ठीक है, जान कवि का, आलम का, रसखान का, या इनमें से कोई नहीं? तो रसखान का नाम है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सैयद इब्राहिम रसखान का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? गीति नाट्य है ना, करुणालय जो है गीति नाट्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यान काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा, या रसिक काव्य धारा? रसिक होगा यहाँ पे, रसक नहीं। तो जायसी जो है सूफी कवि हैं, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम कौन है? उसने कहा था
जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, है ना, उस कहानी के पात्र यहाँ पे पूछा जा रहा है। इनमें से कौन है मुख्य पात्र? सारे हैं, खालसा सिंह भी है, करतार सिंह भी है, लहना सिंह भी है, परमिंदर सिंह भी है। सारे पात्र जो है उसने कहा था कहानी के हैं, लेकिन मुख्य पात्र कौन है? तो लहना सिंह है। ठीक है, लहना सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम क्या है? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास। हिंदी प्रदीप के संपादक पूछा जा रहा है, आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन जो है बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ किया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भट्ट जी का जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था सन 1844 ईस्वी में। ठीक है, और हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इलाहाबाद से ये प्रकाशित होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर जो है इतिहासकार हैं और इधर नामकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीरगाथा काल कहा था, आदिकाल को, है ना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था और मिश्र बंधुओं ने जो है प्रारंभिक काल कहा था। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 2 4 3 1 2 4 3 1। कूट में देख लेते हैं। 2 4 3 1 ऑप्शन डी। 2 4 3 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा। ठीक है, ये पत्रिका के संपादक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका प्रकाशन कब हुआ था कवि वचन सुधा का? तो 1868 ईस्वी में, है ना, 1868। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यशपाल की आत्मकथा इनमें से कौन सा है? यशपाल की आत्मकथा है नीर का निर्माण, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। राइट आंसर हो जाएगा सिंहावलोकन। ठीक है, सिंहावलोकन जो है कितने भागों में, सॉरी कितने खंडों में है? तो 3 खंड में है। 3 खंड हैं इसके, 3 खंडों में है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले खंड का प्रकाशन जो है 1951 में। ठीक है, प्रथम खंड का प्रकाशन 1951 में और दूसरे खंड का प्रकाशन जो है 1952 में और तीसरे खंड का प्रकाशन जो है 1955 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है शंभू को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? रसखान का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है?
तो ये कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है रसखान की अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर जो है यह कथन कहा था कि इन मुसलमानन हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन हैं? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन हैं? रमेश कुंतल मेघ हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं या मनोहर श्याम जोशी हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पूछा जाए कि इनमें से कौन कवि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो मुक्तिबोध हो जाएंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था? बिल्कुल आसान प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। इस क्वेश्चन को मैं लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन पता नहीं टाइपिंग में आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे जिसको नहीं पता है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे इसलिए, या जायस मत के जानने वाले थे इसलिए, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने दिया था? आदिकाल को जो है बीजवपन नाम किसने दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया था? भक्ति काल का नाम जो है पूर्व मध्य काल किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था पूर्व मध्यकाल, और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कूट में है ये, निम्नलिखित भाषा समूहों में उपभाषाओं का चयन कीजिए। इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी जो भाषा उपभाषा है इनमें से। तो खस जो है उपभाषा है और पश्चिमी हिंदी। तो राइट आंसर एक व दो हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। यानी आपको बताना है इनमें से वो कौन साहित्यकार है जिनको सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद किसको मिला था, उसके बाद किसको मिला था, ये बताना है। तो सबसे पहले जो है सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ठीक है, उसके बाद दिनकर को, उसके बाद महादेवी वर्मा को, फिर नरेश मेहता को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब एक बार जान लेते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को जो है किस रचना पे मिला था। तो इनको जो है सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पे मिला था, चिदम्बरा। ठीक है, कब मिला था? तो 1968 में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और दिनकर को जो है उर्वशी पे मिला था, है ना। दिनकर को उर्वशी पे मिला था। कब मिला था? तो 1972 में, है ना, 1972 में मिला था। और महादेवी वर्मा को जो है यामा पे मिला था। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये याद होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, 1982 में यामा पर मिला था, 1982 में। और नरेश मेहता को जो है समग्र रचना के लिए मिला था इनको 1992 ईस्वी में मिला था, मेरे ख्याल से 92 ही है। समग्र कृतत्व, ठीक है, समग्र रचना कह लीजिए या समग्र कृतत्व कह लीजिए। ठीक है, समग्र रचना पे इनको मिला था, समग्र
कृतित्व ही लिखिए, ठीक है। और कब मिला था, तो 1992 में। तो बिल्कुल आसान है याद करना। चिदम्बरा पे सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में, दिनकर को उर्वशी पे मिला था 1972 ईस्वी में, महादेवी वर्मा को यामा पे मिला था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ओके, 1982 ईस्वी में। और नरेश मेहता को मिला था समग्र रचनाओं पे, समग्र कृतित्व पे 1992 ईस्वी में, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए, टोटल प्रश्न जो है 39 थे, है ना। तो आशा करती हूँ कि आप लोग जो है सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं, और आपका जो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कुछ गलत हुआ होगा, कोई भी प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है।